हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। परीक्षा आइडिया के इस मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी है इसके एक पूरे हम लोग काउंसिल्स एक्ट को देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में जो भी चार्टर्स आए थे वो हमने देखे थे। अब और उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिश के समय में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो काउंसिल्स एक्ट आए हैं उनको हम इन सीरीज के थ्रू देख रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम 1909 काउंसिल्स एक्ट, जिसको कि मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या क्या बदलाव लेके आया गया और किस तरह से ये धीरे धीरे इसने इंडियन जो पॉलिटी में, इंडियन सोसाइटी में क्या एक बड़ा उलटफेर किया था। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आप ये देख ही रहे होंगे स्लाइड में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको कि मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मॉर्ले उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे और मिंटो वाइसराय थे, तो इसलिए इसका नाम जो है मॉर्ले मिंटो एक्ट कहा जाए। इसको जानने के लिए आखिर इसके बैकग्राउंड्स को जानना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आखिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाने का वजह क्या रहा इसके पीछे। तो आपने देखा कि 1861 और 1892 का काउंसिल्स एक्ट आया, जिसमें कि जो इंडियंस के डिमांड थे कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ कैसे बढ़े और रिप्रेजेंटेशन का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉ जो बनते हैं उसमें इंडियन का भी एक सहयोग होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सारे जो काउंसिल्स एक्ट लाए गए। और दूसरी बात, अगर इसके अंडरनीथ या सटल लेवल पे देखेंगे तो बेसिकली ब्रिटिश जो इंग्लिश थे, जो इंपेरियलिस्ट टेंडेंसी उनकी थी, वो चाहते थे कि किसी भी रूप में इस कॉलोनी को, इंडियन कॉलोनी को हमें बचाना है और अपने जो पोजीशन को किस तरह से हम स्ट्रेंथन कर ले यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनके इंटरेस्ट क्या थे कि इंडिया को एज ए कॉलोनी इस्तेमाल करना है, एज ए कि यहाँ से कच्चा जो रॉ मटेरियल्स आता है इंग्लैंड के इंडस्ट्री के लिए, और वहाँ के जो माल बनते हैं उनको किस तरह से यहाँ इन खपत किया जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, इन सारे बातों को बैकग्राउंड में रखते हुए उन्होंने इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंतर्गत में बहुत बार लगातार उन्होंने क्या किया, एक लॉलीपॉप की तरह इसका इस्तेमाल करते हुए इंडियंस जो नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज जो ग्रो हो रही थी और उनको किस तरह से दबाया जाए, या उनको एजुकेटेड इंडियंस जो हो रहे थे उसको कैसे मौका दिया जाए, उनके एस्पिरेशंस को कैसे एक जगह दिया जाए, ताकि वो इंडियंस जो ब्रिटिश इंटरेस्ट को क्या करें, वो उसको सुरक्षित कर पाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक उसी कड़ी में एक पार्ट है। इसके ग्रो करने के पीछे, इसके आने के पीछे अगर देखें एक पॉइंट, ग्रोइंग इम्पेशंस विद रिगार्ड टू द अप्रोच ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता ही होगा कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गया था, और उसके बाद उनकी जो स्ट्रैटेजी रही और उनका जो मेथड था, मेथड क्या था, पिटीशन प्रेयर। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर देखें, अगर तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये 1885 में फॉर्म हो गया। इसका मेथड क्या रहा? मेथड, इसके मेथड थे प्रेयर्स, पिटीशन और डिबेट। इसके इनके थ्रू ये चाहते थे चेंजेस लाना, चेंजेस इनके थ्रू, इनके इस तरीके से, मेथड से वो चाहते थे कि हम चेंजेस ले आएंगे। लेकिन 15 साल 1892 के बाद 1909 तक के काल अगर क्रम में देखेंगे, 15 ईयर्स में इनके एस्पिरेशंस को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेथड से, उनसे क्या हुआ
कि लोगों में एक निराशा जगी। क्यों? क्योंकि इनके इस मेथड से बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए जो आप देख रहे हैं ग्रोइंग इम्पेशंस, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि जो नेशनलिस्टिक जो अप्रोच लेके एक्सट्रीमिस्ट और उस समय रिवोल्यूशनरीज थे, उनकी जो पकड़ इसमें सोसाइटी में बढ़ती जा रही थी। उस समय आप देखेंगे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे लोग जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेथडोलॉजी से सरोकार नहीं था। वो चाहते थे कि इंडिया जो है, अगर ब्रिटिशर्स को किसी तरीके से हमको, अगर रिवोल्यूशनरी तरीके से ही इनको हमारी अपनी बातों को मनवा सकते हैं और सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक वजह जो है कि ग्रोइंग इम्पेशंस हो रहा था इसके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेथडोलॉजी से। तो दूसरा धड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा जो धड़ा था वो भी तैयार हो रहा था, उनका भी एक प्रेशर था। इसके साथ अगर आप देखेंगे जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था, आप देख रहे 1 लाख रुपए जो खर्च करने के बाद जो पूरे एजुकेशनल जो एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जिसमें से ये एजुकेटेड इंडियंस डेवलप हुए और उनकी संख्या 1885 में, अगर उनकी संख्या 1286 कैंडिडेट जो थे, इसने 10th मैट्रिकुलेशन पास कर लिया था। 1286 कैंडिडेट ने 1885 में मैट्रिकुलेशन पास किया और 1906 तक आते आते उनकी संख्या हो गई थी 8211 जो मैट्रिकुलेट, जो इन्होंने 10th पास कर लिया था। तो उनके भी एस्पिरेशंस थे। अभी के अगर संदर्भ में देखें तो ये बहुत ही कम नंबर लगेगा, लेकिन ये 7 फोल्ड इंक्रीज हुआ था उस समय एजुकेशन में। तो उनके एस्पिरेशंस थे, उसमें अवेयरनेस आ रहा था कि उनको ये, या एजुकेटेड इंडियंस को ये लग रहा था कि ब्रिटिश का जो इंटरेस्ट है और इंडियन के इंटरेस्ट दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। और उनका ये मानना था, जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनका ये मानना था कि हमें अगर शासन में अगर जगह नहीं मिलेगा तो फिर एक रिवोल्यूशनरी या एक्सट्रीमिज्म जो है उसकी ओर जाएंगे वो। तो उनको भी कंटेंड करना था। इस इंडियन काउंसिल एक्ट को लाने के पीछे ये सब भी रहा। और अगर पॉइंट देखें कि लगातार न्यूज़पेपर और जर्नल्स में जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892 के डिफेक्ट्स, और वहाँ जो भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो रहे हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, वो सारी जगह वो एक तरह से न्यूज़पेपर और जर्नल्स के थ्रू जा रहा है, जिससे कि लोगों में अब नेशनल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है रिलेटेड टू द इंडिया, और इंडिया के जो सिचुएशंस है, इंडिया के आखिर ये जो इकोनॉमिक जो डेप्रिविटी हो रही है वो उसके पीछे के कारण को अब ये समझने लगे थे, और ब्रिटिशर्स के मंशा को भी ये भली भांति अब समझने लगे थे। तो ये न्यूज़पेपर और जर्नल्स ने एक अवेयरनेस क्रिएट किया, और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ जो पूरे प्रॉब्लम्स थे डिबेट्स और डिस्कशन के थ्रू जो निकल के आते थे, उनको भी, साथ में जो दयनीय स्थिति हो रही थी इंडियंस की, उनको भी यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा था। तो इससे एक तरह से ये सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कॉन्शियसनेस रिलेटिंग टू द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। सारे इंडियंस जो भी एजुकेटेड इंडियंस रहे उस समय, और साथ में इंडियन सब्जेक्ट्स जो है, उनको एक अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस हो रहा था कि क्या होनी चाहिए राइट्स ऑफ अ सिटीजन और ड्यूटीज क्या होने चाहिए सरकार के। और अगर ये ड्यूटीज अगर अपनी सरकार है, अपनी सरकार का मतलब सेम नेचर के अगर इंडियन अगर रिप्रेजेंटेटिव लोग भेजते हैं या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव उनके मुद्दों को उठाते हैं, तो फिर क्या होगा कि सरकार उनकी बातों को उनको ध्यान देगी, तरजीह देगी। लेकिन यहाँ तो ब्रिटिशर्स इनको मौका ही नहीं दे रही है। तो ब्रिटिशर्स क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट और इंडियन सब्जेक्ट के इंटरेस्ट अलग अलग हो गए। तो कॉन्शियसनेस यहाँ पर अवेयरनेस हो रहा था कि क्या होते हैं राइट्स ऑफ सिटीजन और ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको मैंने बताया कि जो इंपेरियलिस्ट जो है ट्रू नेचर, इनको पता चल गया था कि हमें कॉलोनी बना के रखेंगे ये, साथ ही साथ
जो इम्पेरियलिस्ट टेंडेंसी उनका था कि जो भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला रहे थे वो इसलिए चेंज लेके नहीं आ रहे हैं कि इंडियंस को या इंडियन सब्जेक्ट्स को कुछ फायदा देना है। उनको ये था कि अगर एजुकेशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने वाले व्यक्ति चाहिए जो उनके ऑफिसेस में काम कर सके। ब्लड और कलर में तो इंडियंस हो, लेकिन सोच में, पहनावे में, हर कुछ में ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाए, ऐसे लोग चाहिए थे। इसके साथ आपने देखा कि उस समय जो ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ऐसे जो लीडर्स हैं, जो एक्सट्रीमिज्म और रिवोल्यूशनरी लीडर्स हैं, वो उनका एक तरह से प्रादुर्भाव होता है वहां पर। और लोग जो है क्योंकि आखिर 1885 के बाद बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं हो पाया था, इसके वजह से क्या हुआ, लोग का रुझान जो है रिवोल्यूशनरीज की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक वजह। साथ अगर आप देखेंगे उस समय में क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन वहां पर गवर्नर जनरल हैं या वाइस राय। तो लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी वो इंडियन सब्जेक्ट्स और एजुकेटेड को वो इंफीरियर तरीके से देखते थे। उनको ये लगता था कि जो इंडियंस हैं और जो एजुकेटेड है या इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो भी जो कांग्रेस के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंफीरियर हैं। और उस समय के हालात भी अगर आप देखें, वर्ल्ड एरेना पे ब्रिटेन की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो उनका भी एक तरह से उसके ऊपर, कर्जन के ऊपर एक प्रभाव था, जिससे कि यहाँ के हितों को वो ध्यान नहीं रख रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी जो उस समय एक इंसिडेंट हुआ, जो कि 1905 में कर्जन ने क्या किया, जो बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल का विभाजन करने के पीछे की मंशा क्या रही? ये मंशा थी किसी तरह से जो नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज जो ग्रो कर रही है, उन नेशनलिस्टिक टेंडेंसी को रोक देना है। क्यों? क्योंकि वो जो नेशनलिस्टिक टेंडेंसी है वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ होगी, उसके स्टेबिलिटी के खिलाफ हो जाएगी। इसलिए क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस के लिए उन्होंने ये एक तरह से जानकारी दी कि एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोविंस था, उसको संभालना मुश्किल होता था, इस वजह से इस को ध्यान में रखते हुए पार्टीशन कर दिया गया। अनाउंसमेंट जो है आप देखेंगे जुलाई 1905 में अनाउंस कर दिया गया कि पार्टीशन होगा। अब फाइनली इम्प्लीमेंट किया गया, अक्टूबर में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेटर ऑन हम देखेंगे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में इस डिवीजन को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी उसके इम्पैक्ट आगे हम देखेंगे कैसे इम्पैक्ट हुए। तो ये जो फैक्टर्स रहे, जो इन फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ कि उनको 1900 जो एक इस तरह का प्रभाव पड़ने लगा कि नेशनलिस्टिक ग्रोथ हो रहा है, साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1905 जो बनारस सेशन हुआ, उसमें गोपाल कृष्ण जो गोखले है, उन्होंने इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के गोल के बारे में बोला कि इंडिया शुड बी गवर्न इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस। और इमीडिएट एक तरह से एक रेजोल्यूशन पास किया गया। उनका डिमांड था कि आप जल्दी से जल्दी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लेकर आए और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिफॉर्म लेके आए, नंबर्स को, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाए। क्योंकि देख रहे हैं पहले भी, अगर आपने देखा होगा, इससे पहले के जो इंडियन काउंसिल एक्ट में थे, थोड़े नंबर में रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया, लेकिन ट्रू सेंस में इलेक्शंस अभी भी नहीं आया था। दे वर जस्ट नॉमिनीज ऑफ द, किसके नॉमिनीज थे? ब्रिटिश क्राउन के नॉमिनीज थे। और इस तरह के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे कि किसी को पता भी नहीं लगने दिया जाता था कि क्या ये इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं या नॉमिनेट होके आ रहे हैं। तो इस को ध्यान में रखते हुए इमीडिएट एक तरह से रिफॉर्म लाया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। और एक और डिमांड रखा गया कि अपॉइंटमेंट जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसमें प्लस गवर्नर जनरल्स और गवर्नर के काउंसिल में कम से कम 2 जो है मेंबर्स, उनको जगह दिया जाए, ताकि इंडियंस भी अपने लिए और इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोच के वहां पर कोई लॉज बन सके, उनके इश्यूज को सेंट्रल स्टेज पे उठा सके। तो ये चीज आया। इसके अब देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद होता है कि ब्रिटेन में
लिबरल जो है वो पावर में आ जाते हैं, लिबरल पावर में आते हैं, और लिबरल में पावर में आने के बाद मोर्ले को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है। और यहाँ पर इंडिया में कर्जन के जगह पर मिंटो आते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं मिंटो और मुरले दोनों के जो नेचर, दोनों का नेचर फर्क उनके में फर्क है। एक जो है लिबरल है, दूसरा कंजर्वेटिव है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इन इंडियन पर्सपेक्टिव दोनों के व्यूज जो हैं सिमिलर हैं, यहां पर इन दोनों ने, मॉर्ले मिंटो और मॉर्ले मिंटो ने दोनों ने ये माना कि जो कर्जन की ये जो पॉलिसी रही, और कर्जन का जो एक कि बंगाल विभाजन का जो ये प्लान था जिसको इसने किया, दैट वाज अ ब्लंडर। और इसने क्या किया, बहुत बड़ा डेंट लाया, और डेंट की वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो कांग्रेस और जो एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरीज मुस्लिम सारे एक हो गए, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से अब इन्होंने एक तरह से एक डिस्कशन और ये विचार बनाया कि इससे निकलने के लिए, इस प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द कर्जन रहा, उससे निकलने के लिए जो काउंसिल्स में जगह इनको देना पड़ेगा, ताकि अगर इनको जगह मिल जाएगा तो एजुकेशन जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो विद इन द कॉन्टूर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो काम करेंगे, और जो नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस ग्रो कर रहा है उनके वो खिलाफ हो जाएंगे, और जो एक्सट्रीमिस्ट रहे, रिवोल्यूशनरीज रहे, इन सब में एक डिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज, उसमें एक डेवलपमेंट होता है कि एक अदर पिलर को रेज करने की बात चलती है। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे 1906 में एक शिमला कॉन्फ्रेंस होता है मिंटू और मुस्लिम लीडर्स के बीच में, जहां पर मुस्लिम्स ने जो डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट का और उनको वेटेज देने का, दैट इज वेटेज का मतलब ये है कि उनके पॉपुलेशन के मुताबिक, कमेंसुरेट टू द पॉपुलेशन, उनको सीट्स दिया जाए, और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चलती है, जिनको कि मिंटो साहब ने इस बात को मान लिया। और उन्होंने क्या किया, दोनों मुस्लिम्स को ये राइट्स दे दी, राइट क्या दे दी कि अब आपके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को भी ग्रांट कर दिया, साथ में वेटेज भी दिया। क्यों दिया गया, इसके पीछे के अगर रीजंस को जाने तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जा रहे हैं, और इन एक्सपेक्टेशंस को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक काउंटर पॉइंट चाहिए, एक बैलेंसिंग डिवाइस चाहिए। बैलेंसिंग डिवाइस के रूप में अगर हम मुस्लिम के धड़े को खड़ा कर देते हैं तो उन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को ये एक काउंटर करेंगे, और काउंटर करने से क्या होगा कि एक कॉमन स्टैंड नहीं ले पाएंगे, और इस वजह से, इस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर जो है यहाँ पर एक उनको सेफ मौका मिलेगा, यहाँ पर रहने का सेफगार्ड हो जाएगा उनके लिए। तो इस मंशा के साथ उन्होंने क्या किया, एक कॉम्युनल एंगल को, रिलीजियस एंगल को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, और मुस्लिम को क्या करते हैं, ये सेपरेट इलेक्टोरेट, और सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ साथ में वेटेज भी उनको देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो 1909 का एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नजर आता है। और अब आप देखेंगे कि इसके बाद देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, इंडियन काउंसिल एक्ट, ब्रिटिश इनकरेज कॉमनल सेपरेटिज्म। इंडियन काउंसिल एक्ट जो फाइनली पास कर दिया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट को कब पास किया गया, मई 1909 में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट को पास किया उसने। और इसके साथ जो एक डिमांड जो चला आ रहा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 कम से कम मेंबर जोड़े जाएं, भारतीयों को जगह दिया जाए, उसको भी मान लिया गया। और सबसे पहले आप देखेंगे कि
जो गवर्नर जनरल काउंसिल में सत्येंद्र सिन्हा को जगह दिया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में भी वहां पर जो डिमांड थी 2 मेंबर्स को वहां इंक्लूड किया जाता है। ये यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया। लेकिन इसके साथ ही क्या इनको जो पोर्टफोलियोज था, कैसे पोर्टफोलियोज दिए जा रहे थे? इनको पोर्टफोलियोज बहुत ही वीक पोर्टफोलियोज दिए जा रहे थे। आपको याद होगा 1892 में पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था और उसको ध्यान उसी के साथ साथ जो हर डिपार्टमेंट को जो पोर्टफोलियो सिस्टम में एक डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट्स थे उनको हेड करते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। उसी तरह से यहाँ पर जो पोर्टफोलियो जो इंडियंस आए इनको बहुत वीक पोर्टफोलियो दिया गया, जिसमें से एक लॉ और दूसरा जो है एजुकेशन के क्षेत्र का दिया गया। ये पोर्टफोलियोज दिए गए। इससे एक बात जरूर निकल के आ गई कि अब जो इंडियंस जो हैं, इंडियंस क्या हो गए? दे आर फिट टू डिसाइड अबाउट देयर, वो अपने हक के लिए अपने बारे में सक्षम है डिसाइड करने के लिए। ये एक क्लियर होके आ गया। और ये जो इंडियंस हैं दे आर द बेटर इंटरप्रेटर ऑफ देयर इंटरेस्ट, ये भी बात निकल कर आती है। अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। इंडियन काउंसिल एक्ट आखिर है क्या? तो अगर आप देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट इज एन अमेंडिंग एक्ट। क्यों? जितने भी काउंसिल एक्ट 1861, 1892, अब 1909 का एक्ट है, इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ एक अमेंडमेंट हो रहा है, अमेंड कर रहे हैं उसके नंबर्स और फंक्शंस को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, कोई नया चीज इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसको अमेंडिंग एक्ट बोला गया। उसी के ऊपर दो जो इंडियन काउंसिल 1861, 1892 थे, उसी के ऊपर एक अमेंडमेंट है ये लाया गया। और इसने क्या अमेंडिंग एक्ट मेक चेंजेज इन, इसने क्या किया? चेंज कहाँ किया? साइज में और उसके फंक्शन में चेंज किया। किसके? साइज में और फंक्शन में ऑफ द गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर के काउंसिल में, उसमें चेंजेस लेके आए उसके जो साइज थे और फंक्शन में। और साथ ही साथ पर्पस क्या था उनका, कि जो पर्पस क्या था कि ताकि लॉज और रेगुलेशंस जो बनते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर पाए। तो दिस वाज इंडियन काउंसिल एक्ट वाज एन अमेंडिंग एक्ट जो कि चेंजेस लेके आए साइज फंक्शन में ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर काउंसिल जो प्रोविंशियल में प्रोविंसेस में थे। और किस लिए, क्या पर्पस था? लॉज और रेगुलेशंस के लिए था। चेंज इन द, अब इसके साथ में क्या करते हैं कि अब चेंजेस लाया इन द कंपोजिशन ऑफ द, क्या? कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज। इसने क्या किया? जो लेजिस्लेटिव बॉडीज के कंपोजिशन थे उसमें चेंजेस लेके आते हैं। नंबर जो रिप्रेजेंटेटिव के नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसमें उनके फंक्शंस बढ़ रहे हैं, तो चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज। दिस एक्ट, इस एक्ट ने 1909 के एक्ट ने क्या किया? इंक्रीज कर दिया स्ट्रेंथ। किसका स्ट्रेंथ इंक्रीज किया? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो स्ट्रेंथ थे, नंबर्स थे, उनको इन्होंने बढ़ा दिया इसमें 1909 के एक्ट में। कंपोजिशन सारे चीज के साइज को बढ़ा दिया गया। अब देखें कि नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स, यहां पर अगर ये आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स जो थे, जो साइज बढ़ाया गया गवर्नर जनरल्स के काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उसमें जो नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल काउंसिल्स में, इनके नंबर को बढ़ा दिए गए। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसके नंबर कितने नंबर कर दिए गए? नंबर जो अब ये 60 एडिशनल मेंबर्स होंगे। कहां पर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो लॉज बनाएंगे। साथ ही साथ में जो ये 60 मेंबर्स है, ये 60 मेंबर्स के अलावा 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। यहाँ ये जानना जरूरी है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब ये है ऐसे मेंबर जो ड्यू टू होल्डिंग सम ऑफ द पोजीशन, कोई एक पोजीशन होल्ड करते हैं, इसके वजह से कोई एक और ऑफिस भी वो होल्ड करते हैं। जिस तरह से अगर आप देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। तो
एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितने थे आपको पहले याद होगा, 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। गवर्नर जनरल्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर एक्स ऑफिशियो मेंबर थे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया, एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अगर इनको जोड़ दें तो 69 मेंबर्स हो गए। प्रोविंशियल काउंसिल में उसी तरह वहां पर भी नंबर्स बढ़ाए गए, डिपेंडिंग ऑन द पिक्यूलियरिटी ऑफ द प्रोविंसेस। 30 से 50 के बीच उनके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नंबर को बढ़ा दिए गए। और ये जो एडिशनल मेंबर्स थे, ये एडिशनल मेंबर्स ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में देखें तो ऑफिशियल मेजॉरिटी रही, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन मेजॉरिटी किसकी थी? मेजॉरिटी थी ऑफिशियल मेंबर्स की। लेकिन प्रोविंशियल काउंसिल्स में वहां नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी रखी गई। नॉन ऑफिशियल्स इसलिए, इसके पीछे भी एक वजह थी कि नॉन ऑफिशियल्स मेजॉरिटी क्यों रखी गई। वहां पर बहुत सारे डिफरेंट कास्ट क्लास और इन जगहों से, इन कास्ट क्लास, डिफरेंट कास्ट क्लास से, कम्युनिटी से वहां पर ये ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि सारों के जो इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, तो कभी भी एक कॉमन पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे, एक कॉमन स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो इस वजह से क्या किया उन्होंने? नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रखी। साथ ही साथ अगर मान लेते हैं कि इन्होंने कॉमन स्टैंड रखकर अगर कोई बिल ले भी आते हैं, अनडिजायरेबल बिल जिनको माना जाएगा, तो वीटो पावर तो उनके पास है ही, उनको वीटो कर देंगे। इसी मंशा के साथ उन्होंने क्या किया? प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रखी। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में भी आप देखेंगे तो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं, इसमें दो तरीके, एक इलेक्टेड होते हैं और एक नॉमिनेटेड। अभी भी जो इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या कम है और नॉमिनेटेड की ज्यादा है। ये इसमें भी अभी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में भी नॉमिनेटेड के नंबर्स को ज्यादा रखा गया और इलेक्टेड के कम रखे गए। और सेंटर में आपको बताया, इसमें सेंटर में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसमें मेजॉरिटी किसकी रही? ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी रही। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चेंजेस कैसे लाएंगे। अब अगर हम सेंट्रल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखें, अगर हम इसको पूरे स्ट्रक्चर को, किस तरह से जो मेंबर्स आए थे उनके एक अगर डाइसेक्शन करें हम, तो ये आप पाएंगे जो 37 ऑफिशियल्स थे, जो टोटल नंबर 69 है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, जो इंपीरियल काउंसिल्स है उसमें टोटल 69 मेंबर्स को, एडिशनल मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 37 ऑफिशियल्स एंड 32 नॉन ऑफिशियल्स हैं। ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी है 37 में, 9 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं और 28 एडिशनल जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, इसको भी गवर्नर जनरल्स के द्वारा नॉमिनेट किया जा रहा है। अब यहां देखेंगे 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, ये 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के अब देखेंगे किस तरह से इसको लेकर आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिमार्केबल जो था ये 1909 का प्रोविजन। क्यों? बिकॉज ऑफ द मैनर, क्योंकि एक इस जो प्रक्रिया अपनाया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को यहाँ लाने के लिए, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे, उसमें जो प्रक्रिया था, डबल तरीके से 2 बार उनको चुनकर आना होता था। कैसे आना होता था? सबसे पहले जो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, उनको चूज वहाँ के जो म्युनिसिपैलिटीज के और वहाँ लोकल बॉडी उसको इलेक्ट करेगी, इलेक्ट करके लोकल बॉडीज प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजेगी, और फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहां से इलेक्ट होके वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे। तो जो प्रोसेस था वो प्रोसेस बहुत ही कम्बरसम कर दिया गया, इलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया गया था। ये तो नॉन मुस्लिम्स के लिए था, लेकिन जो मुस्लिम्स थे, क्योंकि आपको पता, पहले ही आपको बताया कि नॉन जो मुस्लिम्स थे उनको प्लेकेट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की जो नीति अपनाते हुए उनको एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया।
जो एजुकेटेड और लैंड होल्डर्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं या मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, उनको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। लेकिन जो अदर कम्युनिटीज के थे अदर देन मुस्लिम्स, उनको क्या किया, उनके इस प्रोसेस के थ्रू ही वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो एंट्री पाएंगे। ठीक है, अब देखें कि जो बताया आपको कि जो 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स था, अभी आपने देखा 37 तो ये जो था ऑफिशियल मेजॉरिटी है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन जो 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उसमें 5 जो मेंबर्स हैं वो कैसे आएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड, किसके द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। और जो 27 मेंबर्स जो बचे 27 मेंबर्स, उसमें बाय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 13। कैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे, बताया आपको, एक तो म्युनिसिपैलिटी या जो लोकल बॉडीज उसको वहां पर इलेक्ट करके लोकल बॉडीज भेजेंगे, वहां से फिर इलेक्ट होके प्रोविंशियल काउंसिल में आएंगे, प्रोविंशियल काउंसिल से इलेक्ट होके फिर वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। सॉरी, इसके साथ ही लैंड होल्डर्स ऑफ द प्रोविंसेस को भी 6 मेंबर वहां से लिए गए, जो कि एडिशनल मेंबर्स। और साथ में यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, कॉम्युनल एंगल को, कॉम्युनल एंगल को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहां पर कॉम्युनल एंगल क्या था कि मुस्लिम्स को 6 मुस्लिम मेंबर्स को उसमें जगह दी जाएगी, और मुस्लिम्स को जगह दी जाएगी, 6 उनके डिमांड्स को माना गया। अब इसके अलावा यहाँ एक कॉम्युनल एंगल दे दिया गया, क्योंकि आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि मुस्लिम का जो इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम एज एक काउंटर बैलेंस के रूप में, जो नेशनलिस्टिक जो टेंडेंसीज ग्रो हो रही है और जो नेशनलिज्म को रोकने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को उसके विरोध में इसको खड़ा कर रहा है, और डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को अपनाते हुए उन्होंने कॉम्युनल एंगल को इंट्रोड्यूस किया। और मुस्लिम्स को बहुत सारे उन्होंने 1909 के जो एक्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, किस बात को ध्यान में रखते हुए, उनके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को, ताकि उनके उस सहयोग से ब्रिटिश एम्पायर बहुत दिनों तक इंडिया में सस्टेन कर पाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए कॉम्युनल एंगल को इंट्रोड्यूस किया, रिलीजन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता की और बॉम्बे की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी एक मेंबर को वहां से लिया जाएगा नॉमिनेट। तो 27 मेंबर इस तरीके से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, 5 गवर्नर जनरल नॉमिनेट कर रहे हैं, 27 इस तरीके से आ रहे हैं, 32 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, टोटल सेंट्रल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 69 मेंबर्स वहां पर आए, वहां पर एक्सक्लूडिंग 9 जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, उनको अगर हटा देंगे तो आप 60 मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। यहां आप देखेंगे जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू किस तरह से आ रहे हैं, जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू प्रोविंसेस में आ रहे हैं। कैसे, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंसेस से 2-2 मेंबर्स को लिए जा रहे हैं, प्लस जो सेंट्रल प्रोविंसेस असम, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, बर्मा से एक मेंबर को लिया जा रहा है। इस प्रकार जो प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्ट्रक्चर्स को तैयार किया गया। अब इसी तरह का जो सेम नेचर में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जगह थी, जो प्रोसेस था, उसी को रेप्लिकेट किया गया प्रोविंसेस में। वहां पर भी जो जगह दी गई, जो उस प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, अगर आप इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरह से जगह लोग जाते थे, क्योंकि वहां पर आपको बताया कि वहाँ ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी थी, लेकिन प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी रही। नॉन ऑफिशियल्स में भी नॉमिनेटेड मेंबर की मेजॉरिटी उन्होंने रखी, और इलेक्टेड मेंबर अभी भी कम हैं। अब देखें कि बॉम्बे में जो प्रोविंशियल काउंसिल्स में, बॉम्बे में कितने मेंबर थे, बॉम्बे में 47 मेंबर्स को जगह दी गई, मद्रास में 47, इसी तरह बंगाल में 52, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में कोई नहीं था, इसीलिए कोई उस समय सीट नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। और पंजाब में 25 मेंबर को लिए गए, वहां से बर्मा से 16,
ईस्ट बंगाल और असम से 41 मेंबर्स को जगह दिया गया और यूनाइटेड प्रोविंसेस से 47 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव प्रोविंस के लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दिया गया। सीट्स वर टू बी फिल्ड बाय, और ये सीट इलेक्शन के द्वारा फिल किए जाते थे। इलेक्शन किस तरह होता था आपको मैंने पहले ही बताया। इलेक्शन कैसे हो रहे थे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे एंट्री थी, डबल तरीके से वहां पर आप इलेक्शन के थ्रू आ रहे। तो ये एक प्रोविजन था जो आपको बताया मैंने कि 13 जो सीट्स के लिए किस तरह के वहां पर इलेक्शंस हुए, ये सारे चीज डिस्कशन हमने किया। अब देखते हैं कि मुस्लिम्स को इसके बाद आप एक चर्चा ये भी हुआ कि इस इंडियन काउंसिल एक्ट में मुस्लिम्स को वेटेज दिया गया और साथ में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को मान लिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट के मतलब और वेटेज का मतलब क्या हो गया? वेटेज का मतलब है कि उनके सीट, उनका जो पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि उसके पॉपुलेशन की संख्या नॉट कमेंसुरेट टू द पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम, उसके संख्या से जितनी संख्या होगी उस संख्या से ज्यादा ही उनको एक तरह वेटेज दिया गया और उनके सीट्स को ज्यादा सीट उनको दिया गया। कहां पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज जनरल इलेक्टोरेट। जनरल अगर इलेक्टोरेट देखें, इसका मतलब होता है जनरल इलेक्टोरेट कि मान लेते हैं कोई एक सीट, एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी पर्टिकुलर क्लास, कास्ट और कम्युनिटी के लिए सुरक्षित कर दी गई, कम्युनिटी के लिए सुरक्षित कर दी गई एक सीट, तो वहां पर उस एरिया में रहने वाले सारे क्लास और कम्युनिटी और कास्ट सब उस एक सीट के कैंडिडेट को वोट देंगे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी हो, अमीर गरीब, सारे उसको वोट देंगे और इस प्रकार चुन कर आएंगे। इसको जनरल इलेक्टोरेट बोला जाता है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक सीट रिजर्व की जाती है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, और इस सीट को, इसमें कौन वोट देने, किसे वोट देने का अधिकार होगा? उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के। तो यहां पर क्या हो रहा था, 1909 के एक्ट में मुस्लिम के रजिस्टर्स बनाए गए, जिसमें कि मुस्लिम कितने हैं उनके रजिस्टर में नाम लिखे गए, और वो जो है इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो रखा गया, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए यहां पर वोट देने का भी अधिकार उन्हें ही था। वोटिंग राइट्स टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट्स टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी को ये अधिकार था कि वोट दें। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अगर आप देखेंगे कालांतर में 1900 से, अभी तो जब 1909 के ये एक्ट आते हैं उस समय कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन 1916 तक आते आते फिर एक यूनिफाइड पोजीशन लेने के लिए कांग्रेस ने इसको किसी न किसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करते हैं। इवन जो वेटेज दिया गया इनको, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा दिए गए, इनको भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस प्रकार एक जो बीज जो डाला गया था सेपरेशन का, डिवाइड एंड रूल का, एक कॉमनल एंगल जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 के इस एक्ट में, वो एक कारगर टूल बन गया किस चीज के लिए? डिवाइड एंड रूल का। और फाइनली हम देखते हैं पार्टीशन के दंश को भी हम झेलते हैं, और अभी भी इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी देखते हैं कि रिलीजन एक बहुत बड़ा एक औजार बना हुआ है, और इसके बेसिस पे भी सरकार चुन के आते। तो ये डेवलप हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ रहा वहां पर। अब इसके चेंजेज में एक तो था कि उनके सीट्स को कैसे बढ़ाया गया, एक ये इंपॉर्टेंट बात था। फिर इनके फंक्शंस देखें, चेंजेज इन फंक्शंस, उनके फंक्शंस में भी चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया कि 1909 के एक्ट में कोई पावर इनको नहीं दिया गया, पावर जो था पहले वही रहा, लेकिन चेंजेस क्या हुआ, उनको चेंज किया गया, उनके फंक्शंस को एक्सटेंड कर दिया गया, उनका फंक्शन जो था उसको बढ़ा दिया गया है। अब जो
कैन, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स है वो क्या कर सकते हैं, वो रिजोल्यूशन मूव कर सकते हैं। दे कैन मूव रिजोल्यूशन ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। कोई भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर अगर है उसमें रिजोल्यूशन को वो मूव कर सकते हैं, और रिजोल्यूशन जो होगा वो रिकमेंडेशन के फॉर्म में होगा। रिकमेंडेशन मतलब ऐसा रिकमेंड ये करेंगे जो भी चुन के आए हैं प्रतिनिधि, और रिकमेंडेशन जो है वो सब्जेक्ट टू द कि वो रिकमेंडेशन में और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। वहां पर ये एक प्रोविजन था। रिकमेंडेशन, रिजोल्यूशन तो पास कर सकते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन जो रिकमेंडेशन वो इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन होगा, जिसे कि एक्सेप्ट कर भी सकते हैं या हम उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते, दोनों इनके तरीके रहे। दूसरी बात, जो पावर ऑन बजट, जो बजट के संदर्भ में अगर देखें तो बजट के संदर्भ में उनको ये था कि दे कैन द लेजिस्लेटिव जो काउंसिल दे कैन आस्क क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं तब तक अनटिल अनलेस कि जब तक कि बजट को लेट डाउन नहीं किया गया, उससे पहले वहां पर उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। जब लेट डाउन किया गया उसके बाद नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही एक क्या हुआ कि आप जो है अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बजट पूछा जा सकता है। ये इस 1909 के एक्ट में ये मौका दे दिया गया इनको। वोट अगर हम देखें कि बजट में, तो बजट के एलोकेशन जो एनुअल फाइनेंशियल बिल जो था जिसको बजट कहते हैं, वोट सेपरेट आइटम्स, उस पर जो है सेपरेट आइटम्स, जो बजट में सेपरेट आइटम्स है उस पर तो वो वोट देने का अधिकार है, लेकिन ऑन ओवरऑल अगर बजट है उस पर वोटिंग का अधिकार इनके पास नहीं था। तो फंक्शंस में क्या हुआ, इनके पावर को बढ़ाया नहीं गया लेकिन इनके फंक्शन को एक्सटेंड किया गया। फंक्शंस में अब ये रिजोल्यूशन मूव कर सकते थे, रिजोल्यूशन, लेकिन वो रिकमेंडेटरी नेचर रहेगा, मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर और द गवर्नर जनरल्स, जिस तरीके के जाएंगे। पावर ऑन बजट इनके पास क्या दिया गया कि दे कैन हैव अ डिस्कशन ऑन द बजट, लेकिन वो बजट में बिफोर लेइंग डाउन ऑन द पार्लियामेंट टेबल जब तक नहीं होता तब तक डिस्कशन कर सकता है। उसके बाद ही वोट जो है सेपरेट आइटम्स जो बजट के उस पर वो वोट कर सकते हैं, लेकिन ऑन ओवरऑल जो अगर बजट होगा उस पर वोटिंग का उनके पास अधिकार नहीं होगा। तो एक तरह से देखा जाए, अगर पूरे कंप्लीट अगर एनालिसिस की जाए, तो इसने क्या किया कि जो डिमांड था इंडिया शुड बी गवर्न इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस, जो ये चाहते थे सेल्फ गवर्नमेंट, वो तो नहीं मिल पाया इनको। बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म की ओर बढ़े, और हम मोर्लेमेंटो रिफॉर्म के बाद हम देखते हैं इनके त्रुटियों को कैसे, जो मॉन्टफॉर्म रिफॉर्म आता है उनमें कई चीज चेंजेस लेके आते हैं, और हम धीरे धीरे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ओर कैसे अग्रसर हो रहे हैं। कोशिश तो ये सारे जो 1861, 1892, 1909 में किया गया, थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी जो इलेक्शन है उस लेवल पे इलेक्ट होकर नहीं आ रहे थे। इलेक्शन भी बहुत ही कम्बरसम और टीडियस प्रोसेस था। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करते हैं ये फाइनली हम देखेंगे, जो 1919, उसके बाद 1935, इन एक्ट में 1947 के एक्ट, इनको देखेंगे, और उसके बाद ये पता चला कैसे हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक इट फ्रॉम हियर ओनली। थैंक यू।